हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे एक बार फिर से पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि आज के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने तो स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल इलेक्टिव क्वेश्चन। यानी आज हम लोग 2023 जो आपका एग्जामिन है, ठीक है, उसमें मॉडल सेट पेपर का सारा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे खास बात कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन बनाने का तरीका कि कैसे किसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि एक काफी नए अंदाज में आपको आज हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन, आइए तो यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है भाई? चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया ना। चलो यहाँ पे है हमारा पहला क्वेश्चन। अब समझिए क्वेश्चन का तरीका आपको मेन आज के क्लासेस में सीखना होगा। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा। देखो सॉलिड तो आपको पता है ना कि सॉलिड किसको बोलोगे। अगर इसको आप सॉलिड बोल रहे हो तो इसके बीच में जितना भी पार्टिकल होगा वो सारा पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा और इसके बीच का स्पेस बहुत कम होगा। यानी सॉलिड किसको बोलते हैं, जिसके बीच पार्टिकल मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हो और इंटरमोलिक्यूलर स्पेस सबसे कम हो। दैट मींस दिस फॉर्म इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है, ए स्टेट इन विच इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एंड इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज मिनिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हो, स्पेस बहुत कम हो, उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है। अब सॉलिड जो है वो दो फॉर्म में होता है, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। नाम ही से स्पष्ट है, क्रिस्टलाइन ज्यादा चमकेगा, एमॉर्फस उसका अपीयरेंस जो होगा डल होगा। क्रिस्टलाइन का क्रिस्टलाइन का जो अपीयरेंस होगा वो शाइनी होगा। अब क्रिस्टलाइन में जो भी पार्टिकल होगा वो रेगुलर वे में अरेंज होगा। ठीक है, वो किस में होगा, रेगुलर पैटर्न में अरेंज होगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होगा वो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना, बात को तो समझ रहे हो ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एमॉर्फस सॉलिड जो होगा उसका अपीयरेंस डल होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी पार्टिकल होगा उसका अरेंजमेंट जो होगा वो रेगुलर सीक्वेंस वाइज होगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में जो भी पार्टिकल होगा उसका अरेंजमेंट सीक्वेंस वाइज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन से आप अंदाजा क्या लगा सकते हो? अब जल्दी से सोच के हमको बता दो कि क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज के क्लास में कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे, तरीका समझेंगे और बोर्ड में फाड़ के आना है। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है ना। तो इसके लिए तरीका समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, रबर अपीयरेंस इसका डल है, प्लास्टिक अपीयरेंस इसका डल है, ग्लास अपीयरेंस इसका डल है। लेकिन ये जो आइस है इसका अपीयरेंस क्या है, शाइनी है। तो ये जो आइस है वो एग्जांपल होगा किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। आइस जो है एग्जांपल होगा किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। सबको क्लियर हो गया? चलो तो ये अभी हम लोग पहला क्वेश्चन को फोड़े। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन भी काफी बढ़िया है। चलिए आई सीखिए तो सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी। ठीक है, एफसीसी में आपको नंबर ऑफ एटम बताना है। ठीक है, एफसीसी का मतलब क्या, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम। तो मान लो कि ये आपका क्यूबिक यूनिट सेल है, ये आपका क्या है बाबू, क्यूबिक यूनिट सेल है। तो पहले एटम तो कॉर्नर पे होता है, तो कॉर्नर पे कितना होगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 गुने कॉर्नर है तो 1/8, तो ये 8 कट गया, कितना हो गया 1। और फेस का है तो फेस आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं और दाएं, 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा 6 फेस, और सब फेस एक दूसरे पार्ट से एक और ये दूसरे पार्ट से जुड़ा है, तो 6 गुने 1/2 कितना हो गया 3। तो 1 और प्लस 3 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी इसका आंसर देखो 4 दिया, हाँ 4 दिया है, 4 दिया है, तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा 4 होगा।
यानी आप यहाँ पे कह सकते हो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है? 4 होता है। क्यों? क्योंकि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम दो जगह अटैच होता है, एक कॉर्नर पे और एक फेस में। तो अगर क्यूब देखोगे तो फेस इधर 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 ऊपर नीचे, ठीक है। तो 6 फेस हुआ और 2 फेस एक दूसरे से अटैच होता है, तो 6 गुने 1/2 कर दो, तो यहाँ पे 3 मिल गया। 8 कॉर्नर है तो 8 गुने 1/8, तो वहां पे 1 मिल गया। तो दोनों को मिला दोगे तो 3 और 1 4, यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा? तो आंसर मिल गया 4 होगा, ठीक है ना। चलो बढ़िया, ऐसे ही आप लोग को माइंडसेट करना होगा। आइए अगला प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो माइंड सेट कर लो भाई कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, इसको तो याद कर लो, फेस सेंटर्ड होता है। सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? फेस सेंटर्ड होता है, इसको याद कर लो। चलो अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, चौथा जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अब आइए चौथा क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? द पैकिंग फ्रैक्शन इन ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन को पैकिंग इफिशियंसी और एक पैकिंग के सेंस में आता है, तो वहां पे परसेंटेज, अब जैसे 52 है तो 0.52% देगा, 72 है तो 0.72% देगा, 68 है तो 0.68%, 74 है तो 0.74%। ये पैकिंग के ही सेंस में आता है। लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन पूछे या पैकिंग इफिशियंसी पूछे तो इसमें आपको ये दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अभी सिंपल दो चीज, या तो परसेंटेज भी पूछे या तो 0 पॉइंट दे के पूछे। तो जब 0 पॉइंट दे के पूछे तो वहां पे दिक्कत में नहीं जाना, वो भी आपका सही है। अब जैसे मान लो कि सारा परसेंटेज में दिया है 0.52, 0.68, 0.74, 0.72, तो उस केस में तो यही टिक करोगे, ठीक है। तो वो पैकिंग के ही सेंस में उसका आंसर आता है, वो भी आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन का या पैकिंग इफिशियंसी का है, ठीक है। किसमें? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो आपको बताए थे बाबू कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है? 52%, ठीक है। तो मान लो कि टोटल अगर क्यूबिक क्रिस्टल है, टोटल अगर आपका ये क्यूबिक क्रिस्टल है और क्यूबिक क्रिस्टल में पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी यानी पैक करने कितना परसेंट? 52% पैक कर लिए, तो टोटल 100%, अब 52% पैक कर लिए तो कितना बच गया? 48। तो इसका 48% वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड। तो जो रिक्त स्थान बचा होता है ना, उसको हम लोग वॉइड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सबको ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपसे अगर ये भी क्वेश्चन उल्टा क्रॉस क्वेश्चन कर दिया होता कि बताओ तो कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, ठीक है, वॉइड कितना होता है? तो पैकिंग एफिशिएंसी 1%, यानी 1% ठूस ठूस को उसमें बैठाया जाएगा, तो बचेगा कितना? 48। तो 48% उसका वॉइड होता है। तो इसका आंसर होगा कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 52% होता है, ठीक है ना। चलिए अब आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पांचवा, ठीक है। हाँ, पांचवा का थोड़ा सा ऑप्शन जो है नीचे है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्यूशंस द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वुड नॉट टेक्स प्लेस। देखिए, एक डिफ्यूजन होता है, एक ऑस्मोसिस होता है। ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाले के लिए काफी जरूरी है। डिफ्यूजन का मतलब द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी बस पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, खास करके सॉलिड और गैस, ठीक है, उसको हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे। और बेसिकली अगर यही कहानी लिक्विड के लिए आ जाएगा, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और हम लोग के घर में जो आता है पानी वाला आरओ, उसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसमें ऑस्मोसिस का उल्टा थ्योरी कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होने देना है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपके पास अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन दिया है और बताना है कि इन चारों में से किस में ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा। अब बताओ, एक है आइसोटोनिक, देखो नाम ही से स्पष्ट है, आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम। अगर कोई भी सेम रहेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो कोनो ऊपर नीचे नहीं रहेगा, तब तो ये आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस को नहीं करेगा, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस बोला है कि हायर टू लोअर। तो यहाँ पे एक हाइपो है तो एक ज्यादा एक कम, हाइपर है एक कम और एक ज्यादा,
ठीक है, यानी हाइपो हाइपर तो यहाँ पे तो फिक्स है कि ये बी और सी तो नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, और ए का संभावना इसलिए लग रहा है कि ऑस्मोसिस कब नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताएं कि बाबू अगर ऑस्मोसिस करना है तो दो चीज है, एक को हायर कॉन्सेंट्रेशन और एक को लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर ये हाइपो है तो इसमें से या तो सॉलिड या तो सॉल्वेंट, एक लोअर एक हायर होगा। अगर ये हाइपर है, हाइपर दिमाग हाइपर में है उसका मतलब एगो ज्यादा एगो कम, तो ये इसमें आइसो का ही ना बात करेंगे। यानी आइसो का मतलब सॉलिड का भी लेवल फिक्स और सॉल्वेंट का भी लेवल फिक्स, तो कोई हायर और कोई लोअर नहीं, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस इसमें नहीं होगा। ऐसा माइंडसेट करो, ठीक है। यानी हाइपो सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज्यादा, हाइपर सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम, तो एक तो ज्यादा एक तो कम है ना। लेकिन आइसो में सॉल्यूट भी उतना और सॉल्वेंट भी उतना, दोनों का अमाउंट सेम, तो किसी का कंसंट्रेशन ज्यादा और किसी का कंसंट्रेशन कम नहीं, तो इस कंडीशन में आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में ऑस्मोसिस प्रोसेस आपका नहीं होगा। तो इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का सही जवाब, राइट आंसर क्या होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें सारा आपका बढ़िया ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। 7 क्या बोल रहा है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी ये दे दिया RLVP, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है, पढ़े थे। X का मतलब मोल फ्रैक्शन, A का मतलब सॉल्यूट, X का मतलब मोल फ्रैक्शन, B का मतलब सॉल्वेंट, इक्वल टू XX मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, और वो भी किसका? दो सॉल्यूट, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing a non-volatile solid is directly proportional to mole fraction। तो ये कौन बताए थे? तो ये बताए थे राहुल चाचा, ठीक है। ये कौन बताए थे? राहुल चाचा। और ये क्या था फॉर्मूला याद है? P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू Na बाई Na प्लस NB। दिमाग लग गया जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे, ठीक है। यानी इसी कॉन्सेप्ट को कौन बताए थे? राउल्ट्स लॉ। यही सब माइंड सेट रखना है, ठीक है। थोड़ा सा पैनिक नहीं होना है, एग्जाम फियर नहीं हावी होने देना अपने ऊपर, एकदम कूल डूड रहो, ठीक है। थोड़ा सा बस चंचल मन से काम करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा, ठीक है ना। RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके लिए? नॉन वोलाटाइल सॉलिड। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसका? मोल फ्रैक्शन का। तो ये किसके बारे में बताया गया था? राउल्ट्स लॉ। तो ये RLVP यही ना था, P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो XA Na बाई Na प्लस NB, ठीक है। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपको बोलता है? 7 आपको बोला है क्वेश्चन नंबर, हाँ, द वॉन्टॉफ फैक्टर ऑफ ए सॉल्यूट विच डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। हम अकेले हैं, एगो और मिल गया और मोटे हो गए, एसोसिएशन। मोटे थे, मार मार के पतला हो गया, डिसोसिएशन। सेम है, ना तो एसोसिएशन ना तो डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। तो ये बोल रहा है कि ना तो एसोसिएशन हुआ है और ना तो डिसोसिएशन हुआ है। तो इस केस में वॉन्टॉफ फैक्टर का वैल्यू क्या होगा? तो वॉन्टॉफ फैक्टर हम लोग मानते हैं वैल्यू को शुरुआत करते हैं 1 से। मान लो 1 से लेते हैं। अगर एसोसिएशन होता तो 1 से ज्यादा होता, डिसोसिएशन होता तो 1 से कम। तो वॉन्टॉफ फैक्टर का 3 केस याद हुआ। अगर मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हुआ है तो वॉन्टॉफ फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा, क्योंकि एसोसिएशन हुआ है तो ज्यादा होगा। अगर कुछ नहीं हुआ है तो वॉन्टॉफ फैक्टर का वैल्यू 1, और डिसोसिएशन हुआ है तो वैल्यू 1 से कम। तो यहाँ पे तो एकदम ये लुल्लु पुप्पू कुछ क्वेश्चन दे दिया ना, कुछ कुछ वाला क्या हो जाएगा? 1.0 इसका आंसर होगा, ठीक है। कहे टकरा रहे जी, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? 1.0 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? एसोसिएशन में
अगर यही पूछता है कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हुआ है, एसोसिएट किया है, तो एक से ज्यादा बॉन्ड फैक्टर का वैल्यू, डिसोसिएशन हुआ है तो एक से कम, और ना तो एसोसिएशन हुआ है ना तो डिसोसिएशन हुआ है, तो उस केस में बॉन्ड फैक्टर का वैल्यू 1 होगा। भाई बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is deposited at cathode on electrolysis of molten NaCl? molten पिघला हुआ NaCl। अब ये क्वेश्चन बहुत लोग को एकदम टेंशन में डाल दिया कि क्या होगा क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तरीका आपको हम बता रहे, जो तरीका बहुत मजा आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो जब NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, NaCl का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रिक स्पार्क के रूप में ये डिसोसिएट करेगा, तो ये Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस। Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस। और Na प्लस जो है वो अट्रैक्ट करेगा किसको, कैथोड, ठीक है। Na जो है वो कैटरीना को अट्रैक्ट कर लेगा, और Cl जो है वो किसको करेगा, एनोड को। तो अब बताइए कि सोडियम पे ही कैथोड का बात किया था, तो सोडियम पे किसका बात करेगा, कैथोड का। तो आंसर क्या लगा दोगे, सोडियम। ये माइंड से खेलो गेम, कभी नहीं फंसने जा रहा है, ठीक है ना। तो जहां पे आपका इलेक्ट्रोलाइसिस कहेगा तो उसको सबसे पहले तोड़ देना, ठीक है, और कैथोड और एनोड लिख देना, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट आपको पता होगा लोन और आरआरसीपी, लोन और आरआरसीपी का, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बताया गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन और टॉपिक आपको सीरीज में भी दिया गया होगा। तो ये चीज याद रखना, Na प्लस जो है वो खींचेगा किसको, कैथोड को, और Cl माइनस किसको करेगा, एनोड को। तो यहाँ पे कैथोड का बात किया है, तो कैथोड पे क्या आएगा आपका, सोडियम अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि सोडियम को कौन पसंद है, कैटरीना। कैटरीना का मतलब कैथोड, ठीक है ना। तो चलो यहाँ तक भी हम लोग का क्लियर होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अगला ये तो क्वेश्चन और इजी है, ठीक है, ये तो सब लोग फोड़ देंगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन टू रिप्रेजेंट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। फैराडे का 2 लॉ था, एक फर्स्ट और सेकंड, तो बस इसमें इक्वेशन बताना है, रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो बताओ, तो ये m इक्वल टू क्या था, m इक्वल टू ZCT, तो सिंपल है, ठीक है। तो ZCT कहाँ है, m इक्वल टू ZCT, m इक्वल टू ZCT, आगे पीछे है, बतिया वही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एट एनोड। यानी अब देखिए ये क्वेश्चन देखे नहीं, बहुत लोग को एकदम दिक्कत होने लगा कि क्या कह दिया क्वेश्चन, कितना बड़ा तीर मार दिया। एकदम फ्री रहो ना भाई, कूल रहो ना, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एट एनोड, एनोड पे पॉसिबल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे ना हम, क्या, लोन और आरआरसीपी, लोन और आरआरसीपी, ठीक है। तो यहाँ पे लोन और आरआरसीपी का मतलब क्या है, एल का मतलब हो गया लेफ्ट, ओ का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ए का मतलब क्या हो गया, एनोड, और एन का मतलब क्या हो गया, निगेटिव, चाहे एन है ना, तो इसको आप, ठीक है, निगेटिव हाफ सेल रख लो, और यहाँ पे पी होगा बाबू, ठीक है। तो इसको रख लो निगेटिव हाफ सेल। इसमें क्या हो जाएगा, आर का मतलब राइट। देखो ये एकदम कॉन्सेप्ट बता रहे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारे कॉन्सेप्ट पे आ जाना। आर का मतलब राइट, और फिर आर का मतलब रिडक्शन, और सी का मतलब कैथोड, और पी का मतलब पॉजिटिव हाफ सेल, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बोला है कि इनमें से एनोड पे कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एट एनोड, तो एनोड है तो होना क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब बताओ कि इसमें किस किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस किस पे इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, चेक करो। F2 है +2EF, तो इस पे क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है। इसमें चेक करो हाफ O2 2H, इसमें भी हाइड्रोजन बढ़ गया, इसमें आपका क्या हो गया,
रिडक्शन हो रहा है। इसमें देखो Cr2O7 प्लस 14H प्लस 6EO घट गया, यानी हाइड्रोजन बढ़ गए। इसमें भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। डी क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ए नोड पे कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। तो ए नोड पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें ऑक्सीडेशन पहले पे भी नहीं हो रहा है, दूसरे पे भी नहीं हो रहा है, तीसरे पे भी नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, यानी किसी में भी पॉसिबल नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन इस पे। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हम लोग देख लिए ना। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोल रहा है, 11 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैज द लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, यानी लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू, ठीक है, किस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से आप पता कर लोगे। यानी आपको कैसे पता चलेगा ना कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू जो है ना वो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कम है। तो एक तरीका ही याद रखना। ठीक है, तरीका आप याद रखना ये, जैसे लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/n होता है। ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखो, लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000/n। n का मतलब नॉर्मेलिटी। तो जब आप यहां से कप्पा का वैल्यू निकालोगे, किसका वैल्यू निकालोगे, कप्पा का, तो क्या हो जाएगा n इंटू लेमडा इक्विवेलेंट और बाई क्या हो जाएगा 1000। तो आपको पता है ना कि कांस्टेंट आता है तो इक्वल के साथ, और इक्वल कांस्टेंट दोनों हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी आएगा। तो यहाँ पे कप्पा प्रोपोर्शनलिटी टू नॉर्मेलिटी। तो जितना ज्यादा नॉर्मेलिटी होगा कप्पा का वैल्यू, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, उतना ही वैल्यू ज्यादा होगा। और जितना कम नॉर्मेलिटी का वैल्यू होगा उतना ही कम कप्पा का वैल्यू होगा। यानी कप्पा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मेलिटी। इन दिस केस व्हेन नॉर्मेलिटी इज इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ कप्पा इज आल्सो बी इंक्रीज। व्हेन द वैल्यू ऑफ नॉर्मेलिटी इज डिक्रीज द वैल्यू ऑफ कप्पा इज आल्सो बी डिक्रीज। सबको यहां तक क्लियर हो गया ना। हम क्या बोले, पहले आपको क्या कंडीशन सेट की है कि लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000/n नॉर्मेलिटी। आपको कप्पा निकालना है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कप्पा जब यहां से निकालोगे तो ये n ऊपर जाएगा, तो n इंटू लेमडा इक्विवेलेंट और बाई 1000 हो जाएगा। इक्वल और कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी। तो कप्पा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बढ़ेगा कप्पा का वैल्यू बढ़ेगा, नॉर्मेलिटी घटेगा तो कप्पा का वैल्यू घटेगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे कम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कब होगा, जब नॉर्मेलिटी का वैल्यू सबसे कम होगा। इस चारों ऑप्शनों में से देख के बताओ तो कि किसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू सबसे कम है। तो ऑप्शन है 0.002n। हाँ जी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 0.002n। सभी को क्लियर हो गया ये। चलिए अब आइए अगले प्रश्न की ओर। अब आइए आप लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कर रही है, बच्चा टाइप क्वेश्चन पूछ दिया ना। फॉर रिएक्शन 2A एरो B, यानी 2A एरो क्या है, B है, देन द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, एरो के पहले रिएक्टेंट, एरो के बाद में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो जब आपको रिएक्टेंट निकालना है तो आपको पता है ना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट धीरे धीरे घटता है तो प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है। तो रिएक्टेंट धीरे धीरे घटता है तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद डी, धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा तो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बाई क्या बताए थे dt। देखो कहीं ऑप्शन दिख रहा है, -1/2 da/dt, -1/2 da/dt। चलो ऑप्शन सी लगा दो, ऑप्शन सी लगा दो। ठीक है ना, ऐसे करना है क्वेश्चन। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताया था ना कि रिएक्टेंट धीरे धीरे घटता है तो प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है। तो रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो में -1/2 डी का मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे घट रहा है, और डी टी बाई टाइम, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 13। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पे है। 13 क्या बोल रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ, कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट होता है वो डिपेंड किस पे करता है,
मास पे ना जी, टाइम पे ना, वेट पे ना, टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर रिएक्शन हो रहा है तो रेट कांस्टेंट कभी भी डिपेंड करेगा तो किस पे करेगा, टेम्परेचर पे करेगा। भूल के भी गलती मत करना, मास, टाइम और वेट पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है तो किस पे करता है, टेम्परेचर पे। हाँ जी ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया ना। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न 14। तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसने जा रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आपको पता है ना क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्ट टू द रेज टू द पावर ऑफ 1। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 0 है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। लेकिन यहां पे ध्यान देना कि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है ना, अब इसमें कैसे पता करोगे, कॉम्प्लेक्स आ गया क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, लेकिन ये यूनिमॉलिक्यूलर है, ये है, ये है, ये, लेकिन ये जो है, ठीक है, ये क्या आपका होगा, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यहाँ पे नॉट दिया है, तो नॉट का मतलब कि इनमें से कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा। तो जो यूनिमॉलिक्यूलर है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, लेकिन उसमें भी चेक करेंगे, पावर अगर 2 देगा तो सेकंड ऑर्डर होगा, लेकिन बाई मॉलिक्यूलर कभी भी आपका फर्स्ट ऑर्डर हो ही नहीं सकता है। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका यही है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो कैसा है, बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो जो भी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है वो कभी भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप माइंडसेट कर सकते हो, तरीका सीखो, तरीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। 15 क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 15 बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 प्लस Cl2 एरो सनलाइट टू ए सेल इन वाटर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। एक राज का बात, एक राज का बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन करो और केमिकल रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट सनलाइट आ गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू 0 बोलो जल्दी से। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो और केमिकल रिएक्शन में खास करके कैटलिस्ट में सनलाइट आ गया, लाइट का प्रेजेंस दिख गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो जीरो कोटि रिएक्शन होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या बोल दो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, सनलाइट आ गया कैटलिस्ट में तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या बोला है, हाँ जी 16 बोला द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन किस पे होता है, जैसे पानी को गिरा दिए सरफेस पे, ठीक है, तो सरफेस वाला जो एरिया होता है वहीं पे ये प्रोसेस घटित होता है। तो एडजॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस फेनोमेनन है, और सरफेस के अंदर बल्क के बारे में बात करेंगे तो वो एबजॉर्प्शन होता है। ठीक है ना, तो एडजॉर्प्शन जो है, एब अलग अलग है। ठीक है, एबजॉर्प्शन जो है वो सरफेस के अंदर वाला होता है, लेकिन एडजॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सरफेस फेनोमेनन। टिक कर लो, एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस फेनोमेनन होता है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 था। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब ये 17 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि मिल्क इज, ये कोलाइडल से क्वेश्चन दे दिया ना, मिल्क इज क्या है, फैट डिस्पर्स इन फैट। पहला तो क्लियर है कि मिल्क जो है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, लिक्विड का मतलब वाटर, तो ये फैट और फैट पहले काटो। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि फैट डिस्पर्स इन वाटर। सोचो तो अगर मिल्क आप यूज कर रहे हो तो वो लिक्विड के फॉर्म में, तो उस पे फैट चिपचिपा पदार्थ डिस्पर्स होता है ना, तो यहां पे FDW, ठीक है, FDW फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। ठीक है, देखो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ना जो आपके कॉमन सेंस से, कॉमन सीक्वेंस से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे ये ए और बी भाई कौन मारेगा, ए और बी कौन इसका ऑप्शन मारेगा, सब कह रहा है मिल्क, तो मिल्क का मतलब क्या, तो पहले तो लिक्विड फॉर्म में होगा, डिस्पर्स फेज का मतलब वो उसमें रहता है, तो फैट डिस्पर्स होता है किसमें, मिल्क में, तभी तो भाई हम लोग क्रीम व्रीम बनाते हैं आजकल, जितना भी देखो मिठाई। ठीक है, ऊपर जो क्रीम है वो क्या है, फैटी तो है, और वो किससे है, लिक्विड से, यानी वाटर से, मिल्क फॉर्म में जो है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा FDW। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, FDW फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्यों ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है, देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज लीस्ट इफेक्टिव इन काउज कोगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। तरीका बताएं, एक तरीका क्या जरूरी एकदम कॉम्प्लेक्सिटी पालने का। अगर आपको कभी भी ये टर्म दे दे कोगुलेशन, अगर आपको कभी भी ये टर्म दे देना कोगुलेशन, देखो भाई कुछ भी बताने से पहले ना हम लोग उसको थिंक आउट करते हैं कि ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन सारा दूर हो जाए, तरीका पता चल जाए। क्योंकि एमसीक्यू का अंत नहीं है, कोई माई बाप नहीं है उसका, ठीक है, अंत ही नहीं है। तो तरीका से आओगे तो क्वेश्चन आपका बनेगा, यानी आप क्वेश्चन को अच्छे से फोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कोगुलेशन का कॉन्सेप्ट ले दिया। तो कोगुलेशन में जिसके पास जितना कम चार्ज होगा, ठीक है, उसका इफेक्टिव उतना ही कम होगा, और जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा कोगुलेशन के चलते उसका इफेक्टिव उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कोगुलेशन भी दे दिया, और उसके बाद दिया है कि लीस्ट इफेक्टिव, यानी चार्ज का वैल्यू कम है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस चारों में आपको नहीं लग रहा है कि K2SO4 चार्ज ज्यादा है, 2 को है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, 3, सिंपल सा। अरे यार, K के ऊपर 1 प्लस तो 2 के, तो 2 तो प्लस तो ऐसे हो गया, तो 2 प्लस इसके पास भी हो गया, इसके पास 3 प्लस हो गया, इसके पास तो 1 के प्लस है, तो किसके पास चार्ज की संख्या कम है? K भी। आंसर मारो K भी यार। नहीं पढ़े हुए भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा अगर तरीका से आओगे तो, नहीं तो दिमाग लगाते रह जाओगे, क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, टाइम आपका खत्म हो जाएगा। तो हम आपको क्या बोले, हम आपको बोले कि अगर कोगुलेशन क्वेश्चन दे और यहाँ पे ध्यान दो कि क्या पूछा, लिस्ट, तो चार्ज अगर कम तो कोगुलेशन का वैल्यू कम होगा। तो इसमें चार्ज किसका कम है? केबीआर का, तो आंसर मार दो केबीआर। अगर यही पूछता ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट इफेक्टिव, तो चार्ज का वैल्यू ज्यादा है तो कोगुलेशन का वैल्यू ज्यादा, तो उस केस में ऑप्शन ए हो जाता, ठीक है। तो ऐसे माइंडसेट करो। चलो अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 19 क्या पूछ दिया भाई? चलो 19 क्वेश्चन बोल रहा है ना, हाँ, इन ए केमिकल रिएक्शन ए कैटलिस्ट इन, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम क्या है पता है? आपको एक बात बता रहे हैं कि A प्लस बी एरो सी, ए और बी के बीच में लड़ाई हो रहा है, ठीक है। ए और बी के बीच में क्या हो रहा है? अभी बाताबाती हो रहा था, दोनों लड़के थे, बाल पकड़ के इसी से, मतलब अभी धीरे धीरे बातचीत ही हो रहा था। लेकिन सी क्या कर दी, सी मान लो कि यहाँ पे कर दो पी क्या कर दी कि आग के उल्ले के बीच का झगड़ा को और बढ़ा दी। मतलब कि ये जो पी है ना वो कैटलिस्ट है। अभी तक तो उल्ले के बीच में बातें हो रहा था, आई तो बाल पकड़ के पूरा एन्ने उन्ने झुलना झुलनिया शुरू हो गया। तो कहने का मतलब कि पी किसका काम की? कैटलिस्ट का, यानी पी जो है उसके बीच के रिएक्शन के रेट को चेंज कर दी। तो कैटलिस्ट का मेन काम है रिएक्शन के रेट को चेंज करना, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की, अब बताओ रिएक्शन के रेट को चेंज करना, हम आपको पता है इसमें सबसे बेस्ट चीज कि इंक्रीज डेल्टा एच ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये भी बात सही है कि अगर आपका रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, रिएक्शन तो क्या हो रहा है फॉरवर्ड में ही, तो उस केस में चेंज इन हीट का भी वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज। पहले रिएक्शन में उतना हीट नहीं होता है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो इसका आंसर आपका डी टिक कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है ना कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय द साइनाइड, साइनाइड सल्फर, सल्फर साइनाइड, भाई ठीक है। तो साइनाइड प्रोसेस से क्या हो जाएगा? सल्फर नहीं सिल्वर, इसमें एसएस साइनाइड, समझो साइनाइड, सा इसमें कौन आ रहा है? सिल्वर, ऐसे मार दो, ठीक है, याद रखो साइनाइड सिल्वर, ठीक है। तो साइनाइड प्रोसेस से इसमें से कौन सा निकलेगा? तो निकलता है आपका सिल्वर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करें 21 का ना। 21 ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा, मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ऑक्साइड, एक मिनट। अच्छा एक क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन नंबर कितना 19, ठीक है। तो 19 में हम लोग ऑप्शन डी किए थे, एक्चुअली इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, ठीक है ना। बी क्यों होगा? देखो इसका जो ऑप्शन है वो बी होगा, ठीक है ना। हम लोग उसको डी कर लिए थे, ठीक है। बी आप लोग याद रखना, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। जब भी आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? वो डिक्रीज होता है, कम होने लगता है, ठीक है ना। डी जो है वो ज्यादा सुटेबल नहीं होगा, ठीक है ना। ध्यान हम नहीं दिया इस समय, तो इसलिए आप इसका ऑप्शन बी कर लेना, ठीक है ना। चलो बाकी हम लोग का सारा सही था।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। 20 हो गया था, चलिए 21 पे, 21 हम लोग को करना था ना। चलिए 21 क्वेश्चन देखिए सभी लोग। 21 क्या बोल रहा है, सभी लोग ध्यान देंगे। 21 बोला है कि बाय विच ऑफ द फ्लोइंग आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेसेस, ठीक है। यानी आयरन ऑक्साइड जो है वो किसको रिड्यूस करके ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शन को प्रोसीड करता है। सिंपल सा चीज, कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे O2 कर दो तो C2 तो C2 हो गया, ठीक है। तो डाइऑक्साइड भी बनाता है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो यहाँ पे क्या हम लोग क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है यानी Fe2O3 और हम लोग रिएक्शन करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो ये बन जाएगा Fe प्लस क्या बन जाएगा, CO2। तो ये फेरिक ऑक्साइड जो है वो किसको रिड्यूस करके आयरन बनाया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो इसका ऑप्शन देखो तो कहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं, 22, ठीक है। 22 बोल रहा है ना कि द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल, ठीक है। इम्प्योर मेटल को जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो फिर प्योर मेटल मिलता है, तो इस प्रोसेस को तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो बहुत सिंपल है, क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 23 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। हालांकि जितना भी हम दिए हैं ये चारों ओर है, ठीक है, कॉपर का ही, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी भी कॉपर ओर से अगर कॉपर निकाला जाता है तो CuFeSt, कॉपर पाइराइट्स, ठीक है ना। कॉपर पाइराइट से ही सबसे ज्यादा कॉपर को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। डन 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 डन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे, चलिए इसका आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो एक फोन ट्रिक है, फोन ही हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि फोन जो है डॉन है और फोन डॉन ही किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो जब हाइड्रोजन F के साथ बनाएगा तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो H2O, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बनाएगा तो NH3। तो कौन कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, कौन कौन सा एलिमेंट फ्लोरीन बना सकता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो HF है, ठीक है। H2 है, EV है, NH3 है, तो कौन नहीं बनाएगा, HCl। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा HCl। तो हाइड्रोजन के साथ कौन कौन सा एलिमेंट बॉन्ड बनाता है ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, तो HF, ठीक है, H2O और यहां पे बताया NH3, ठीक है। चलो ये सबको क्लियर हो गया ना। अब आइए अगला क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्या बोल रहा है कि द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। तो नोबल गैस कहाँ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। इसी पी ब्लॉक में नोबल गैस है, इसी पी ब्लॉक में। और नोबल गैस का बेसिकली आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बताते बाबू, NH2NP6, NH2NP6। देखो NH2NP6 मार दो बी ऑप्शन, मार दो ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हो गया आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का। और नोबल गैस का ट्रिक है, नोबल गैस का आपको ट्रिक भी बताया गया था, ठीक है। ट्रिक क्या था, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो F2 है, ये क्या है, F2। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपका, F2 होता है, ठीक है। इसको याद रख लेना, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, पूछ रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसिड। जो फ्री स्टेट वाला कंपाउंड है ऑक्सीडेशन नंबर 0, जो फ्री स्टेट वाला कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो एसिड जो है फ्री स्टेट वाला कंपाउंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है संक्रमित तत्व, ठीक है।
और आपको एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक को। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं ना, एस ब्लॉक जिसको हम लोग बेसिकली अल्कली मेटल बोलते हैं, और इसमें भी 2 आता है, अल्कली और अल्कलाइन। ठीक है, अल्कली और अल्कलाइन बोलते हैं। पी ब्लॉक जो है वो मेन ग्रुप है, उसमें मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल और नोबल का सब पाया जाता है। डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसका वैलेंसी 1 से ज्यादा होता है। और एफ में आपका 2 आता है, एक लैंथेनाइड और एक एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है ना, एफ ब्लॉक में। तो यहाँ पे डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमित, क्योंकि इसमें एक एक एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है वो 1 से ज्यादा होता है। तो सोडियम और कैल्शियम, ये तो आपको हो गया एस ब्लॉक का, तो ये तो ऐसे ही नहीं है। सल्फर और फास्फोरस, ये हो गया आपका पी ब्लॉक का, ये भी नहीं है। मैग्नीशियम और अल्मुनियम, मैग्नीशियम और अल्मुनियम, ये भी हो गया किसका? पी ब्लॉक का, ये भी आपका नहीं है। कॉपर एंड, ये हो गया डी ब्लॉक का। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी लगा लेना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? 29 यही बोला है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फ्लोइंग आयन इज डाईमैग्नेटिक। ठीक है, याद रखना कि अगर डाईमैग्नेटिक बोल रहा है, अगर ये क्वेश्चन डाईमैग्नेटिक बोल रहा है, तो डाईमैग्नेटिक का मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डाईमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको पैरामैग्नेटिक। तो इन चारों का आप इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो, और जिसके पास अनपेयर्ड नहीं होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डाईमैग्नेटिक। मतलब कि डाईमैग्नेटिक का सिंपल का मतलब कि जो 2 से कट जाए। तो जैसे हम लोग अगर स्कैंडियम को देख रहे हैं, तो स्कैंडियम का टॉपिक नंबर 21 होता है, आज 3 प्लस है तो 3 घटाएंगे, 21 में से 3 18, 18 2 से कट जाता है, मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारा तो पेयर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैंडियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? स्कैंडियम। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वी, ठीक है, वी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ठीक है, ठीक है, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या हो जाएगा? 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 3 23। देखो तो कुछ है वैसा मैच कर रहा है। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:3। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:3, 3d3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न क्या है? 31 क्या बोल रहा है? चलिए पहले इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन 31 है, ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लैंथेनाइड एलिमेंट। इनमें से लैंथेनाइड एलिमेंट कौन है? तो CdInGd, जीडी का मतलब होता है गैडेलेनियम। क्या होता है? गैडेलेनियम होता है। तो ये आपका जो गैडेलेनियम है, यही आपका लैंथेनाइड है। क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक में 2 ग्रुप होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग लैक्टेनाइट्स, एक को क्या हम लोग बोलते हैं? लैक्टेनाइट्स, और एक को हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइट्स। और ये दोनों में 14 एलिमेंट होता है। ठीक है, आपको पता है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। एस ब्लॉक में टोटल 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एफ ब्लॉक में 2 ग्रुप, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, दोनों में 14 एलिमेंट होता है। और ये जो गैडेलेनियम है वो आपका लैंथेनाइड एलिमेंट है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी टिक कर लोगे। ठीक है भाई, चलो अगला जो क्वेश्चन है, साथ ही साथ सब लोग इसका आंसर भी आप लोग देते जाओगे चैट बॉक्स में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एमिन इन KMnO4, यानी एमिन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। किसमें निकालना है? KMnO4 में। तो क्वेश्चन है आपका KMnO4, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको X कर लो। K का तो पता है +1 होता है, और
mn का निकालना है तो x और o को होता है -2 इंटू 4 और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स प्लस माइनस -2 4 जाए 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 1 प्लस एक्स माइनस 8 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा और x का वैल्यू 8 माइनस 1 यानी x का वैल्यू +7। देखो तो +7 आया ऑप्शन, +7 आया। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा +7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन एक ऐसा आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो बोल रहा है यहाँ पे कि द हाइब्रिडाइजेशन इन NiCO4 यानी निकेल करके और CO एक तरफ दो तरफ तीन तरफ चार तरफ, तो चारों सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब 4 का मतलब sp3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, Ni 4 बॉन्ड 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और चारों मिला के सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा sp3। टोटल 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। पूछ रहा है ना यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन K3Cr C2O4 3। ठीक है, तो C2O4 को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको याद है ना, C2O4 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट आयन, और इसका चार्ज होता है -2 और ये कितना टाइम है 3 टाइम्स, तो -2 इंटू 3 किस वैल्यू क्या आ जाएगा 6। क्योंकि अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है तो अंदर जो लिगेंड होता है उसका चार्ज और वो आइडेंटिटी कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका निकल जाएगा। तो इसका चार्ज होता है 2, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुने 3 6 होता है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग इसका ऑप्शन डी टिक कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये 35। ये सारा आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखोगे तो ये सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है, CONH3 का पावर 5 Br SO4 एंड CONH3 5 SO4 और Br। इसमें क्या है कि ये किस आइसोमर्स को रिलेट करता है। तो आइसोमर्स तो आपको पता है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्यू टू हैव देयर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम आयन ग्रुप कंपाउंड कुछ भी। तो ये तो आइसोमर्स है, ये तो फिक्स है कि क्या है, ये आइसोमर्स है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, NH3 पहले देखो तो CO है, इसमें भी CO है, NH3 है, NH3 है, SO4 है, SO4 है, Br है, Br है, सब तो है ही। लेकिन हाँ एक चीज, हाइड्रेट तो नहीं होगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का तो एक्सचेंज नहीं हुआ है, लिंक तो हुआ नहीं है, इवन कोऑर्डिनेशन तो हुआ नहीं है, आयोनाइजेशन जरूर होगा। क्यों, क्योंकि आयन का एक्सचेंज हुआ है। देखो इसका आयन इधर, इसका आयन इधर, तो आयन का एक्सचेंज हुआ तो इसको हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर्स के नाम से समझ सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 36। हम लोग अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, क्लोरोफॉर्म इज ए। क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला सबको पता है ना, CHCl3 यानी C हो गया H, एक H और 3 गो क्लोरीन, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म नहीं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और इसी को हम लोग कार्बन ट्राइक्लोराइड के भी नाम से जानते हैं। तो जब ये क्लोरोफॉर्म है तो इसमें कितना हेलोजन है, तो इसमें देखो ट्राई हेलोजन मतलब 3 गो हेलोजन डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया, इसका सटीक आंसर मिल गया ऑप्शन सी, यानी इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। 37 जो क्वेश्चन है वो क्या बोलना चाह रहा है, 37 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो इथाइल ब्रोमाइड का सबको फॉर्मूला पता है C2H5, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड का Br, और ये कर किसके साथ, सोडियम मेटल, मतलब दूगो, तो दूगो दुल्हा तो दुल्हन भी दूगो। ठीक है, जब यहाँ पे 2 गो Na है, 2 गो दुल्हा है, तो दुल्हन भी कौ गो, 2 गो। तो जब रिएक्शन होगा तो दुल्हन को दो बार करो, एगो तो ही पे की है C2H5Br। तो जब रिएक्शन करोगे ड्राई ईथर, और आपको पता है ये कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, चलिए तो ये अब कर लो, तो C2H5 और C2H5 तो मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, C4H10 प्लस 2NaBr, 2NaBr, ये क्या होगा 2NaBr। तो ये 2NaBr और ये क्या बन गया C4H10,
इसको हम लोग बोलेंगे C4H10 को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ठीक है ना, C4H10 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। सबको क्लियर हो गया? ये ऊर्ज रिएक्शन है, ध्यान रखना। अगर इथाइल ब्रोमाइड बोला है रिएक्शन विथ Na, तो Na का मतलब हम लोग टू लगाते तो दो गो दुल्हा, तो दुल्हन भी दो गो, तो इसको दो बार कर दो। ठीक है, तो C2H5 बन गया C4H10 और 2NaBr दो तो 2NaBr बन गया ब्यूटेन। ऑप्शन में कहीं ब्यूटेन दे रहा है? हाँ दे रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो टिक कर लो। ठीक है ना, ऐसे आपका सारा क्वेश्चन को हम लोग फोड़ेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, 38 को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अलाइल हेलाइड। देखो अलाइल हेलाइड का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कार्बन है, इसके बगल वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से बंधा रहेगा, लेकिन पहले वाले कार्बन हैलोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। अगर इस फॉर्म में आएगा तो उसको अलाइल हैलाइड बोलेंगे। पहला कार्बन हैलोजन के साथ, लेकिन इसके बगल वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ होना चाहिए। पहला कार्बन हैलोजन बॉन्ड के साथ लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, इसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड के साथ। देखो तो ऐसा कोई है CH2, मान लो कि इसके बगल में कार्बन ही होगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, फिर कार्बन सी। हाँ, ऑप्शन सी जो है वो हमको लग रहा है कि मैच कर जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो क्या आपका मैच कर जा रहा है, तो ऐसे आप इसको मेंटेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए तो, फॉर द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया हुआ है कि फॉर द रिएक्शन C2H5OH प्लस HX एरो ZnX2 प्लस C2H5X प्लस H2O द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी हैलोजन एसिड इज। एक चीज आप याद रखना कि ये जो कैटलिस्ट है ना, ये आपका LT है। LT का मतलब याद रखना लुकास टेस्ट है। ये क्या है, लुकास टेस्ट है। इसमें कैटलिस्ट होता है एनहाइड्रस ZnCl2। क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2, और शुष्क होता है HCl होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि सबसे पहले आयोडीन हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ता है, और ये पता है न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को फॉलो करता है SN2 रिएक्शन में। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप सिंपल सा चीज कि हाइड्रोजन आयोडाइड, पहले ये आयोडाइड को खींचता है, फिर ब्रोमाइड और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HI होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा HBr, और फिर क्या हो जाएगा HCl होगा। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है HBr। हाँ, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 क्या बोला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है यहाँ पे कि व्हेन इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड का मतलब क्या है C2H5Cl, ये हो गया इथाइल क्लोराइड, इज हीटेड विथ AgCl। फिर से इसको लिख लो। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया था ना। चलो, व्हेन इथाइल क्लोराइड, ठीक है, यहां से लिख लो C2H5Cl हीटेड विथ AgCl, AgCl के साथ कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, तो एक्सचेंज कर दो आयन C2H5Cn और AgCl। तो यहाँ पे आपका AgCl तो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा AgCl, और ये पलट जाएगा C2H5NC। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इथाइल आइसोसाइनाइड, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला। चलिए, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन बात करने वाले हैं, क्वेश्चन 41। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, किसका सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। तो एक पहले तरीका याद कर लो। ठीक है, ऑर्डर CHCl3 इसका सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखना CH3Cl इसका सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद CH2Cl2, उसके बाद CHCl3, उसके बाद CCl4। तो सबसे ज्यादा अगर डाइपोल मोमेंट होता है तो CH3Cl का होता है, यानी ऑप्शन ए होगा, और सबसे कम होता है तो CCl4 का होता है। तो ये चीज याद रखना, दोनों में से कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, चलिए अब आई क्वेश्चन नंबर 42। अब हम लोग बात करते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 42 का। ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग को ज्यादा जगह मिल गया ना। चलिए, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन इन ईथर, ईथर का मतलब क्या, सिंपली O होता है, और ये दोनों तरफ क्या जुटेगा, अल्काइल जुटेगा। ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर होता है,
तो यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड एक एक और ये एक 3 हुआ, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा sp2, 3 के लिए क्या हो जाएगा sp2। बहुत सिंपल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ये थोड़ा सा इसके लिए हम जगह लेते हैं, यहां पे बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए 43 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर्मल्डिहाइड CH3 MgBr के साथ अभिक्रिया करके क्या बार बनाता है। यानी आपके पास एक कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड जब रेड एंड स्टिंग करती है, लाल चींटी काटती है, तो फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो वही फॉर्मल्डिहाइड जब आपको CH3 MgBr के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। चलिए कोशिश करते हैं, हम लोग बनाते हैं, ठीक है। HCHO इसका होता है, तो यहां पे इसको ऐसे कर लो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड का, देखिए क्या होता है HCHO, तो COH है ना, 2H CO कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। रिएक्शन करेगा किसके साथ, तो ये रिएक्शन किया है CH3 MgBr, तो जब रिएक्शन करेगा CH3 MgBr के साथ, एटलीस्ट में हीट कर दो, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, ज्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन के ऊपर प्लस ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, यानी ये कार्बन जो हो गया कार्बोकेटायन हो गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो गया C और यहाँ पे H है और यहाँ पे एक क्या है, पहले से H था, तो ये जैसे ही बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आ गया, तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या गया CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा OMgBr, यहाँ पे क्या आ गया OMgBr, ये कंपाउंड आपका ऐसा गया। फिर इसके बाद इसका अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, H प्लस और OH माइनस, तो फिर क्या बन जाएगा, देखो अब सबको समेट दो, CH2, तो ये बन जाएगा CH2 और ये क्या बन गया CH3, O के साथ H दो तो OH प्लस MgOH ठीक है। तो कंपाउंड बन गया CH3CH2 OH, तो मिला के क्या कर दोगे C2H5OH। चलो मिल गया भाई, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसे हम किए, सबको क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या किए, फॉर्मल्डिहाइड लिए, तो ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, रिएक्शन किए CH3 MgBr के साथ, तो जब रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा, तो कार्बन के ऊपर प्लस है, तो ये कार्बोकेटायन हो गया, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन के पास बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये सारा इसमें अटैच हो जाएगा और ये CH3 इस पे आ जाएगा, तो CH3 इस पे आ गया, तो क्या बन गया OMgBr। फिर इसका हम लोग वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो CH2 CH3O के साथ दे देंगे H, और बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा MgOHBr, ठीक है। उसका OH का सिंगल बॉन्ड, इसका सिंगल और इसका डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को समेट देंगे तो C2H5OH बन जाएगा। सबको क्लियर है ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 44, ठीक है। 44 भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए सभी लोग। 44 क्वेश्चन बोल रहा है CH3CH3OH का IPAC नोमेनक्लेचर। तो इसमें जो भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है ना, इसमें जो भी आपका सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, नंबरिंग आप उधर से ही करो, तो यहां से करोगे तो 1 2, यहां से भी करोगे तो 1 2, तो कहीं से कर लो, ठीक है, यहां से कर लो 1 2 3, तो 2 3 के लिए प्रोपेन अल्कोहल है, तो 2 प्रोपानोल इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो इसका क्या है राइट आंसर है। चलिए 45 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसका 45 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि द फर्स्ट कंपाउंड ऑब्टेन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, यानी ROH है और इसमें आप प्राइमरी अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बनता है अल्डिहाइड। ये क्या बनता है अल्डिहाइड, क्या बनता है अल्डिहाइड RCHO, और फिर इसका आप ऑक्सीडेशन करते हो तो ये बनता है RCOOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। तो आपको तरीका क्या बताएं कि अगर अल्कोहल का शुरुआत में ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड बनेगा, और फिर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा एसिड। तो आपसे क्या पूछा है कि प्राइमरी अल्कोहल का, ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, तो ये बनाएगा अल्डिहाइड, यानी ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा डी होगा, ठीक है।
चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं ना, 46 है। 46 पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसको पहले देख लीजिए सब लोग। 46 आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज लुकास रिएजेंट, यानी लुकास रिएजेंट में अभी बताया कि एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यानी इसके मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे लुकास रिएजेंट। यानी व्हाट इज लुकास रिएजेंट, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि लुकास रिएजेंट इज ए मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। लुकास रिएजेंट इज ए मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन है 47। 47 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, यानी 47 जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेंट्स, यानी रेक्टिफाइड स्पिरिट में बहुत कम 3 से 4%, ठीक है, यानी 95.5 दिया, कहीं कहीं 95.9 दिया होता है, तो लगभग 4 से 5% ही वाटर होता है, बाकी का बाकी अल्कोहल होता है। ठीक है ना, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में ऑप्शन बी होगा 95.5 या 95.8% जो होता है वो इथाइल अल्कोहल, इसमें 95.8 भी होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है 48। हाँ जी, 48 क्वेश्चन क्या बोला है, यानी 48 क्वेश्चन बोला है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड का और कीटोन का जनरल फॉर्मूला होगा ऑप्शन बी, चेक कर लेना, CnH2NO। CnH2NO ये अल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, 49। हाँ, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं देता है, तो इनमें सारा देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है, ये भी अल्फा दे रहा है, ये भी ये जो है HCHO ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा, तो ये कैनिजारो रिएक्शन को फॉलो करेगा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो रिएक्शन करता है और इसका 2 मोल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें HCHO होगा, इसको आप याद भी कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, द IPAC नेम ऑफ CH3CHO। CH3CHO का IPAC नेम क्या होगा, CH3CHO का IPAC नेम क्या हो जाएगा। तो CH को हम लोग क्या बोलते हैं, CHO को अल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, अगर कॉमन नेम कहते तो एसेट अल्डिहाइड, तो इसका कॉमन नेम हो जाता एसेटल्डिहाइड। कॉमन नेम इसका क्या हो जाता है, एसेटल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पे IPAC पूछा है, तो 1 और 1 2 हो गया कार्बन, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, इथेन। 2 के लिए क्या हो जाएगा, इथेन, और ई हट के अल तो नाम हो जाएगा इथानल। इथानल ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 51 कि कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखो कार्बोजाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होता है, तो कार्बोजाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH होता है, इसी को C डबल बॉन्ड OH। पापा की परी ऊपर रहेंगी, ठीक है ना, अगर एक रहेगी तो बगल में 2 रहेगी, तो एगो पापा की परी ऊपर, एगो बगल में, तो COOH, यानी ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 51 में क्या देखे थे कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड, तो इसका क्या हो जाएगा COOH। अगर CO पूछेगा आपसे तो CO किसका होता है, तो सबको पता है कि CO जो होता है वो कीटोन का होता है, और O किसका होता है, तो O बेसिकली ईथर का होता है, और CHO है तो ये किसका होता है, अल्डिहाइड का होता है। लेकिन आपसे एसिड पूछा है तो ये COOH हो जाएगा। ठीक है ना भाई, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है वो 52 है। 52 क्या बोल रहा है, देखो, विथ विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोजाइलिक एसिड एक्सिबिट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी फंक्शनल कार्बोजाइलिक एसिड है, तो कार्बोजाइलिक एसिड है, तो आपको तो ये चीज पता है कि कार्बोजाइलिक एसिड का होता है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो C के साथ 2 OH होता है, तो लगभग C डबल O यही इसका होगा एक्सिबिट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि एसिड में भी C डबल O होता है और ईस्टर में भी C डबल O होता है, तो इसका ऑप्शन क्या कर लो, डी इसका आप टिक कर लो। ठीक है ना भाई, चलो अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 53, प्राइमरी एमाइड। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे एक चीज को सीखो पहले, NH3 आप लोग जानते हो कि NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिया। तो जब हम लोग अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, NH2। ठीक है,
2 हाइड्रोजन को हटाएंगे और 3 हाइड्रोजन को हटाएंगे। तो जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो एक अल्काइल को जोड़ोगे, और इसमें से 2 हाइड्रोजन को हटाओगे तो NH R और R 2 अल्काइल को, और जब 3 हाइड्रोजन को हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N R R और R 3 अल्काइल को। तो जब when 1 हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अमोनिया देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी एमाइन, when 2 हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अमोनिया देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमाइन, when 3 हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अमोनिया देन इट इज कॉल्ड टर्शियरी एमाइन। मतलब अमोनिया में एक अल्काइल लग रहा है तो प्राइमरी एमाइन, 2 लग रहा है तो सेकेंडरी, और 3 लग रहा है तो टर्शियरी। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, प्राइमरी एमाइन NH2R यानी ऑप्शन ए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ही आपका सही होगा। ठीक है ना। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। ठीक है, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, रिएक्शन है। आइए सीखते हैं रिएक्शन हम लोग आज। ठीक है, मिथाइल एमाइन तो CH3 ये क्या हो गया, मिथाइल एमाइन है NH2 ऑन हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड अल्कोहलिक KOH। बस आराम से जो जो दिया है उसको लिखो। CH क्लोरीन 3 गो है तो यहाँ पे 3 गो पोटासियम दो, तो 3 के 3 Cl, तो यहाँ पे बाहरी क्या निकल गया, KCl निकल गया, और OH है तो यहाँ पे H2O निकल गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, CH3 और N और C बच गया, CH3NC। अब बाकी अगर कम बेसी लग रहा है ना तो उसको आप क्या कर लो, बैलेंस कर लो। तो CH3NC देखो ये आ गया, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, हम किए क्या, बस जो जो दिया हम लोग लिखते चले गए। मिथाइल एमाइन CH3NH2 हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गो क्लोरीन है तो 3 गो पोटासियम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 KCl बाहर निकल जाएगा, OH के चलते H2O CH3N और C, तो CH3NC को लपेट दिए एक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ठीक है, एंजॉय करते हुए पढ़ो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, ट्राइमिथाइल एमाइन इज ए। ट्राइमिथाइल एमाइन यानी इस एमाइन पे 3 गो मिथाइल लगेगा, यही ना। तो ट्राइमिथाइल एमाइन जो है, अभी तो पता है कि एमाइन में एक अगर अल्काइल लगेगा तो प्राइमरी, 2 सेकेंडरी, 3 टर्शियरी, तो इसमें 3 गो अल्काइल लग गया तो ये हो गया टर्शियरी एमाइन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्या हो गया आपका टर्शियरी एमाइन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सा था हम लोग का, चलिए इससे पहले हम लोग का लग रहा है 55 तक हो गया था ना। चलिए 56 क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। तो अब हम लोग 56 क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रही है, मतलब आज का पूरा ये खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है ना। 56 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 56 क्या बोल रहा है, अल्काइलेशन इज पॉसिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अल्काइलेशन मतलब RNH2, आपके पास कोई अल्काइल एमाइन है, ठीक है, जब आप इसमें RX को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, R2NH, क्या हो जाएगा, R2NH आपका यहाँ पे हो जाएगा, और इसमें से क्या निकल जाएगा, HX निकल जाएगा। तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, तो प्राइमरी भी पॉसिबल है, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए अच्छा, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन होगा। हाउ मेनी प्राइमरी एमाइंस आर पॉसिबल बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N, यानी एक कंपाउंड है C4H11N, इनसे पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो सकता है। देखो तो एक तो ये हो सकता है CH3NH2, मिलाओ तो 1 2 3 4, 4 है हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 2 11, ठीक है, NH। एक तो ये हो सकता है आपका, दूसरा आपका ये हो सकता है, सीधे में ले लो CH3 CH2 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 NH2, मिलाओ तो 1 2 3 4, 4 है हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 N, ये भी आपका ठीक है। ठीक है, एक आपका ये हो सकता है CH3 CH2 NH2, देखो तो मिलाओ तो 1 2 3 4, 4 है हाइड्रोजन, देखो 3 3 6 3 9 2 11 और N। चलो ये भी हो सकता है। एक और हो सकता है, इसका एक बार बना लो, ठीक है, CH3 CH, इसको इस पे डालो, तो जिस पे डालोगे उसका एक हाइड्रोजन कम, जिसको डालोगे एक वो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ले लो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे क्या ले लो CH2, क्योंकि इसको इस पे डालो, ये तो है ही, और यहाँ पे NH2, इसको मिला दो 1 2 3 4,
3 3 6 7 2 9 2 11 बन गया। टोटल कितना बना? 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? मजा आ रहा है ना? चलिए अगला बात करते हैं 58 क्वेश्चन। 58 क्या है आपका? एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल का मतलब क्या है? एसीटो है तो एसीटो तो सबको पता है ना भाई कि अगर ये एसीटो है तो क्या हो जाएगा? CH3। एसीटो क्या है कि फॉर्म का होता है H, एसिड का CH3, प्रोपियोन, ब्यूटर, वैलर, कैप्रो, ये होता है जो बेसिकली एसिड और अल्डिहाइड और ईस्टर में लगता है कॉमन नेम के लिए। ठीक है ना? चलिए, तो ये CH3 हो गया। नाइट्राइल का मतलब साइनाइड होता है CN। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 1 2 कार्बन, तो इथेन क्या हो गया? 2 कार्बन, तो इथेन नाइट्राइल, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है 59 है ना? हाँ चलिए 59, क्वेश्चन नंबर 59 अब हम लोग करेंगे। 59 क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का मतलब सिंगल शुगर। ठीक है, तो ये सब जो है ओलिगो है। ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, तो इसका आंसर होगा ग्लैक्टोज होगा। याद कर लो, मोनोसैकेराइड जो होता है वो ग्लैक्टोज होता है। ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल, ये तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 60, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 60 ध्यान से यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियाइक एसिड। तो याद रखना पीएसबी, पीएसबी फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर, ऑप्शन कुछ, फॉस्फेट बेस शुगर, हाँ फॉस्फेट बेस शुगर होता है पीबीएस। पीबीएस इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? पीबीएस, फॉस्फेट बेस शुगर, यानी इसका ऑप्शन बी होगा। आपको याद रखना होगा। ठीक है ना? न्यूक्लियाइक एसिड का सीक्वेंस है, पहले फॉस्फेट फिर बेस और फिर शुगर, पहले फॉस्फेट फिर बेस फिर शुगर, पीबीएस, फॉस्फेट बेस शुगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, 61 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? सबको पता है कि विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जो एक मसूड़ा का रोग है। तो ऑप्शन डी होगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? डी, स्कर्वी। ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छे से देख लो, इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। डी हम लोग किसको बोलेंगे? स्कर्वी को। क्या बोलेंगे? ऑप्शन डी, यानी स्कर्वी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, अब बहुत कम क्वेश्चन रह गया, यानी टोटल मुश्किल से 8 क्वेश्चन और रह गया होगा। ठीक है ना? चलो जल्दी जल्दी हम लोग इसको भी खत्म कर लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। तो एमिनो एसिड जो है वो हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, बाहर से उसको लेना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है? इसेंशियल लाइसिन। आप लोग याद कर लेना क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाइसिन हो जाएगा। ठीक है ना? आइए 63 क्या बोला है? स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू, यानी हम लोग के पास स्टार्च है और स्टार्च को कन्वर्ट करना है किसमें? माल्टोज में। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है कौन सा एंजाइम? डाइटेज। हाँ, डाइटेज दिया हुआ है, डाइटेज इसका राइट आंसर होगा। यानी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम जो है वो डाइटेज है, और ये लगभग हाफ एन आवर, आधा घंटा में ही इस प्रोसेस को ये पूरा निदान कर देता है। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का मतलब क्या होता है कि वैसा रबर जो नेचुरल सोर्स से ही मिलके उसको बनाया जाए। ठीक है ना? वैसा रबर जिसको नेचुरल सोर्स से मिलके बनाया जाए। तो आइसोप्रीन, आइसोप्रीन जो होगा इसका सही आंसर है, क्योंकि आइसोप्रीन जो है वो आपका नेचुरल सोर्स से मिलके बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैप्रोलैक्टम इज ए मोनोमर ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। यानी नाइलॉन 6 जो है वो पॉलीमर हो गया। और पॉलीमर कब बनता है? आपको यहाँ पे हम बताए थे ना कि जब आपके पास मोनोमर है और मोनोमर का n टाइम्स अगर लोगे और इसका केमिकल रिएक्शन करोगे, यानी पॉलीमराइजेशन, अगर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा? पॉलीमर्स बनेगा। तो आप याद रखना है कि नाइलॉन 6 इसका ये क्या कैप्रोलैक्टम जो है मोनोमर है, किस पॉलीमर्स को फॉर्म करने के लिए? नाइलॉन 6 के लिए ये इसका मोनोमर्स के रूप में काम आता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 66 लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है कि डोक्रोन किसका एग्जाम्पल है? तो डोक्रोन जो है बेसिकली एक प्रकार का पॉलिस्टर, ये तो बहुत इजी है। डोक्रोन जो है एक प्रकार का क्या है? पॉलिस्टर है, ठीक है। क्लोरोमिन क्लोरोमिन क्या है? क्लोरोमिन क्या है? तो क्लोरोमिन जो है वो एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है, याद रखना। क्लोरोमिन जो है वो एक प्रकार का क्या है? एंटीसेप्टिक है, ठीक है। क्लोरोमिन क्या है? एक प्रकार का आपका क्या है? एंटीसेप्टिक, ठीक है, दर्द निवारक, ठीक है। यानी दर्द निवारक नहीं क्या कह सकते हो, कहीं अगर चोट उट लग जाता है ना, घाव हो जाता है या चोट लग जाता है तो उनको भरने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम होता है ना। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग 68। हाँ, पेंसिलिन। पेंसिलिन बाय हुम पेंसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर? पेंसिलिन का डिस्कवर कौन किया था? तो लगभग ये पेंसिलिन का डिस्कवर जो था ना वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। पेंसिलिन का बेसिकली डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और ये किया गया था, कब किया गया था? तो 1828 या 1829 के दौरान किया गया था। तो पेंसिलिन का डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1828 या 1829 के दौरान ये हुआ था, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 69। फिनोल इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है ना। कह रहा है कि फिनोल को हम लोग यूज करते हैं किन में से? ठीक है, एक है आपका इंसेक्टिसाइड्स, ये तो नहीं होगा। वीड्स है, एंटीसेप्टिक, ये भी नहीं होगा। डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक हो सकता है, ठीक है। ये डी नहीं हो सकता है और ए नहीं हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में डी को काट दो, एंटासिड तो है नहीं, इंसेक्टिसाइड्स है नहीं। डिसइंफेक्टेंट कब होगा? जब 1% रहेगा तब, और जब बहुत कम 0.2 से 0.3% रहेगा तो उस केस में एंटासेप्टिक होता है। तो बेसिकली ये डिसइंफेक्टेंट्स है, ठीक है, जो माइक्रोब्स को किल करता है, जो आपके लिविंग सेल्स पे चलता है, ठीक है। जैसे आप डिटॉल उटॉल देखे होगे ना, तो उसमें ये होता है। लास्ट, ठीक है, मॉर्फिन। अब हम लोग बात करते हैं कि मॉर्फिन इज एन एग्जांपल ऑफ। मॉर्फिन क्या है? तो बहुत ज्यादा दर्द जब रहता है ना तो उस केस में हम लोग एनाल्जेसिक लेते हैं, तो वही आपका मॉर्फिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? एनाल्जेसिक। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? एनाल्जेसिक। चलो भाई, सबको क्लियर हो गया। यानी आज के क्लासेस में हम लोग पूरा केमिस्ट्री के एमसीक्यू को फोड़ दिए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी सब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। ओके बाय, आपका दिन शुभ हो। ओम साई राम।